हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। आज हम बात करते हैं जो हमने एनसीईआरटी के सीरीज चालू की है, उसमें है स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 3 हमारी बदलती पृथ्वी। उसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। आज हम बात करेंगे हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती है। हमको ये जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा चारों ओर धीमी गति से घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर लगभग घूमती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग घूमती है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघलने वाले मैग्मा के कारण प्लेट घूमती रहती है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा होता है वो एक वृत्तीय रूप में घूमता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। जैसे कि क्रियाकलाप में दिखाया जाता होता है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की परत पर सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया है जिसके कारण ये गतिविधियां उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उन्हें अंतर्जनित बल एवं एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है उसे अंतर्जनित बल एवं एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल एवं एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अंतर्जनिक बल कहते हैं। और जो बल पृथ्वी के बाह्य परत में होता है उसे हम बहिर्जनिक बल कहते हैं। अंतर्जनिक बल। अंतर्जनित बल जो पृथ्वी के अंदर भाग में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एंडोजेनिक कहते हैं। एंडोजेनिक बल भी कहते हैं। और जो बल पृथ्वी की बाह्य भाग में होता है उसे हम बहिर्जनिक बल कहते हैं। बहिर्जनिक बल, उसको भी हम एक्सोजेनिक बल भी कहते हैं। जो पृथ्वी के अंदर वाले भाग में बल होता है उसे हम अंतर्जनिक बल कहते हैं, हलचल को। और पृथ्वी के जो बाहर भाग में हलचल होता है उसे हम बहिर्जनिक बल एवं एक्सोजेनिक भी कहते हैं। अंतर्जनिक बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। जो अंतर्जनिक बल होते हैं वो कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, तो धीमी धीमी गति होती है। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। भूकंप एवं ज्वालामुखी के आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। जैसे कि पृथ्वी की गति, अब हम देखेंगे पृथ्वी की गति। देखिए, पृथ्वी की गति के मुख्य दो विभाग है। जैसे कि आपने पहले देख चुका, अंतर्जनित और अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल।
अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल, ये पृथ्वी के दो मुख्य भाग है। अंतर्जनित बल में भी क्या होता है, उसमें भी दो भाग होते हैं, जैसे कि आकस्मिक बल, आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल, पटल विरूपण बल। अंतर्जनित बल में आकस्मिक बल एवं पटल विरूपण बल भी होते हैं। और बहिर्जनित बल में क्या होता है, एक होता है अपरदनक बल, क्या अपरदन और निक्षेपण, अपरदनक और निक्षेपण होता है। अब हम बात करते हैं आकस्मिक बल में क्या होता है। देखो आकस्मिक बल में भी 3 विभाग होते हैं। कितने विभाग होते हैं, 3 विभाग। पहला है भूकंप, आकस्मिक बल में भूकंप आता है, बाद में आते हैं ज्वालामुखी, भूकंप के बाद ज्वालामुखी, और उसके बाद आता है, क्या आता है, भूस्खलन। आकस्मिक बल में भूकंप, ज्वालामुखी एवं भूस्खलन आता है। और पटल विरूपण बल में क्या आता है, पर्वत निर्माणकारी बल, पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बल आता है। और अपरदन और निक्षेपण में क्या आता है, अपरदन और निक्षेपण में क्या आता है, तो देखिए अपरदन और निक्षेपण में नदी, बहता जल, नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद, देखिए पृथ्वी की गति में 2 भाग है, जैसे कि अंतर्जनित बल एवं बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल में क्या होता है, 2 भाग होते हैं, आकस्मिक बल, पहल विरूपण बल। आकस्मिक बल में भूकंप, ज्वालामुखी एवं भूस्खलन जो बाहरी परत में होता है वो हमें महसूस कर सकते हैं। और पतल विरूपण बल में क्या होता है, पर्वतीय निर्माण का होता है, जिससे क्या होता है, जब भूकंप होता है तो उससे क्या निर्माण होते हैं, पर्वत एवं पहाड़ों का निर्माण होता है। और बहिर्जनित बल में क्या होता है, अपरदन और निक्षेपण होता है। क्या होता है, निक्षेपण, जैसे कि नदी का बहता जल, पर्वत, पवन, समुद्री तरंग एवं हिमनदियों, इस सब का बदलाव होता है। ज्वालामुखी भूप्रपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है। ज्वालामुखी क्या होता है, भूप्रपट्टी पर खुला हुआ एक छिद्र होता है, जिसे पिघलते हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। देखिए ज्वालामुखी में क्या होता है, हम आज बात करते हैं ज्वालामुखी के बारे में। देखिए ये जमीन की परत होती है और ये मेटल होते हैं। क्या होते हैं, जमीन की अंदरली परत में मेटल होते हैं। क्या होते हैं, मेटल। और इस भाग में ऐसे ज्वालामुखी पर्वत होता है। क्या होता है, पर्वत होता है। क्या होता है, पर्वत होते हैं। और जो ज्वालामुखी का लावा होता है वो यहाँ पर बना होता है। यहाँ पर ज्वालामुखी का लावा बना होता है, जिसे हम मैग्मा कोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्मा कोस्ट। ज्वालामुखी के लावा को हम क्या कहते हैं, मैग्मा कोस्ट कहते हैं। और ज्वालामुखी का जो पहाड़ के बीच में होता है उससे निकास भी होता है, जहां से ज्वालामुखी निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, निकास।
उसे हम कौंस में वेट भी कहते हैं। और जो ज्वालामुखी के बाहर निकलता है और यहाँ पर ज्वालामुखी पिघलकर इस तरफ और इस तरफ निकलकर लावा जो आता है उसे हम लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा। जो इस तरफ भी लावा, कुछ लावा इस तरफ निकलता है और कुछ लावा इस तरफ निकलता है। और जो यहाँ पर भाप बनकर ऊपर उठता है उसे हम गैस से और राख कहते हैं। क्या कहते हैं? राख। ये ज्वालामुखी प्रस्फुटन जब होता है तो जब मेटल की परत होती है इसमें मैग्मा कोष्ठ होता है और मैग्मा कोष्ठ लावा बनकर जब कुछ छिद्र फाड़ कर बाहर निकलता है तब उसे गैस एवं राख होता है। और जो लावा पर्वत के किनारों से बाहर निकलकर जो पर्वत के निचले हुए भाग में बिछड़ कर जाता है उसे हम लावा कहते हैं और इसे गैस कहते हैं। लावा किससे निकलता है? निकास एवं वेट से निकलकर बाहर आता है। इस प्रकार स्थलमंडलीय प्लेट के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर भूकंप होता है। इस पर्वत पर गति करने की प्रक्रिया से भूकंप होता है। यह कंपन पृथ्वी की चारों ओर गति कर सकता है। ये कंपन होता है जो पृथ्वी की गति को चारों ओर कर सकता है। इन कंपन को भूकंप कहते हैं। जो ये सब होता है उसे हम भूकंप कहते हैं। को क्या कहते हैं? भूकंप। भूपर्वत के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे हम उद्गम केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? देखिए हम भूकंप की बात करते हैं। ये हो गई ज्वालामुखी की। अब हम बात करेंगे भूकंप की। देखिए ये जमीन की परत होती है अंदरले भाग में, उसका सब अलग अलग भाग होता है। और उसमें क्या होता है कि देखो भूपर्वत के नीचे स्थान वहां कंपन होता है। यहाँ भूपर्वत के जो निचला स्थान होता है उसे वहां कंपन होता है। क्या होता है? कंपन। भूपर्वत के नीचे जहां कंपन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र कहते हैं। यहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है। क्या होता है? भूकंप उत्पन्न, उसे हम उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र। जब ये सीमा होती है उसे हम प्लेट सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेट सीमा। प्लेट सीमा। और जो यहाँ का जो भाग में ये यहाँ होता है उसे हम क्या कहते हैं? यादी केंद्र। अधि केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधि केंद्र। जब यहाँ होती है ये क्या होती है? भूकंप की किरणें सब दिशा में बाहर निकलती है। क्या करती है? भूकंप की तरंगे सब दिशा में बाहर निकलती है। अधिक केंद्र के कंपन बाहर की ओर तरंगे रूप में गमन करती है। अधिक की ओर बाहर की ओर तरंगे कंपन और गति करते हैं। अधिक केंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। जब अधिक केंद्र होता है इस भाग में ज्यादा से ज्यादा अनुभव होता है भूकंप और वहां तक हानि भी अधिक केंद्र के आसपास बहुत ज्यादा होती है। एवं अधिक केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीमे धीमे कम हो जाती है। जब अधिक केंद्र से दूर जब तरंगे छूटती है तब जब दूर दूर गति करते हैं तब उसकी कंपन एवं तीव्रता कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, कदापि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार तो प्रभाव निश्चित रूप से हम किया जा सकता है। जब हम पहले से इस प्रकार की भविष्यवाणी से तैयार हो तो प्रभाव निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीके से भूकंप की संभावना को अनुमान लगाते हैं। स्थानीय लोग कुछ सामान्य परिवर्तन से और कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। जैसे जानवरों को व्यवहार अध्यापन,
जैसे कि जब भूकंप आता है तो जानवर का व्यवहार अलग हो जाता है, उससे स्थानिक लोग को पता लगा सकते हैं भूकंप क्या आने वाला है। तालाब में मछलियों की उत्तेजना, जब तालाब में मछलियों की उत्तेजना होती है तब भी भूकंप का संकेत होता है। सांपों का धरातल पर आ जाना, सांप जब जमीन पर आ जाते हैं तब भी भूकंप का संकेत हो जाता है। हमने गुजरात में भूकंप के बारे में सुना ही होगा, जब गुजरात में भूकंप आया था। देखिए हम गुजरात के भूकंप के बारे में बात करते हैं। भुज के भूकंप के झटके के बारे में, किसके बारे में? जब गुजरात में भूकंप के झटके हुए थे 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप आया था। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ जिले में भुज शहर में भूकंप आया था। स्कूल में सर्वाधिक प्रभावित हुआ था, जब भूकंप आया था तो स्कूल में सर्वाधिक प्रभावित हुआ। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत हुई की आशंका है। जब भूकंप आया था तब जानहानि बहुत ही खास हुई थी, जब गुजरात में बहुत हुई थी। भुज में निकास की राहत, जब भुज में भूकंप आया था भूकंप के 3 दिन बाद भी हर एक व्यक्ति भोजन, कंबल एवं दान पहुंचाकर कारण की हालत को चिंताजनक व्यक्त करता था। जब भूकंप आया था तब वहां सहायता के लिए लोग वहां पर कंबल, भोजन एवं सब कुछ लेकर उसे मदद के लिए जाते हैं। भुज की तबाही भी हुई थी, क्या हुई थी? फोन लाइन, जल पाइपलाइन, विद्युत स्टेशन एवं संचार सभी अवरोधित हो गए थे। तबाही में क्या हुआ था? फोन लाइन, संचार लाइन, पाइपलाइन, विद्युत स्टेशन एवं सभी तबाही हो गई थी। शहर में चारों ओर आग भी लग जाती है। चारकोल एवं आंगनियों के फैलते के कारण अनेक स्थानों पर आग लग जाती है। क्या लग जाती है? संचार माध्यम एवं लाइटों के कारण आग लग जाती है, विद्युत उपकरणों के कारण। भूकंप से प्रभावित क्षेत्र में आपातकालीन की घोषणा राष्ट्रपति ने की थी। भूकंप के आपातकालीन क्षेत्र में राष्ट्रपति ने आपातकालीन घोषणा की स्थिति की थी। जब गुजरात में भूकंप आया था तब मुख्यमंत्री ने भी केंद्र में अपील की थी, जैसे कि गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र में वित्तीय सहायता भी लागू की थी। क्या की थी? वित्तीय सहायता भी लागू की थी। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है। हम जानते हैं सब कि भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है, जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? भूकंप लेखी। भूकंप लेखी जो भूकंप मापक यंत्र आता है उसे हम भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है? रिक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। किस पर मापी जाती है? रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2 से अथवा उसके कम हो उसका प्रभाव नहीं बराबर होता है। जो भूकंप का असर 2 से होता है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं को गिराने के क्षति पहुंचाता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वो वस्तु गिराने को भी सक्षम रहता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली होते हैं। जिस भूकंप की तीव्रता 6 या उससे बहुत ज्यादा होती है वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। जिसकी तीव्रता 7 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा माना जाता है। जिसकी तीव्रता 7 एवं 7 से अधिक होती है वो सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है। उससे हम बहुत ही नुकसान, हमारे वो भूकंप होता है 7 एवं 7 से अधिक, वो हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। मित्रों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।